गुड मॉर्निंग बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नए जो वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे और आप उनका लाभ ले सकें। हम जो हमारी बीए फाइनल ईयर है इसकी जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हमने प्लेटो जो है उसको पढ़ लिया है। आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो अरस्तु है, अगर अरस्तु को अगर पश्चिमी जगत या पश्चिमी जगत है, राजनीति विज्ञान का जनक राजनीति विज्ञान है, इसका जनक अगर पश्चिमी जगत में हम अरस्तु को कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हालांकि अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी राजनीति पर विचार किया था, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान वो किस पर आधारित था? कल्पना पर आधारित था। हमने पढ़ा था प्लेटो वो क्या था? आदर्शी था, आदर्श राज्य का था, वो कल्पना करता था। तो हम पश्चिमी जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जनक अगर हम अरस्तु को कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और अरस्तु को प्रथम तो राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं। अरस्तु है, इसका जन्म अरस्तु का जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व है। अरस्तु का जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व की बात है। ईसा से पहले की बात है। मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ? अरस्तु का जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। और इनके पिता वो क्या थे? चिकित्सक थे। इनके पिता वो क्या थे? चिकित्सक थे। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम अरस्तु पढ़ रहे हैं। अरस्तु का जन्म हो 384 ईस्वी पूर्व में। अरस्तु का जन्म हो 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के स्टिग्रा नामक स्थान पर हुआ था। और इसके पिता वो क्या थे? डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। इस बात का ध्यान रखना है। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात था। और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर था। विश्व विजेता सिकंदर जो हम पढ़ते हैं तो उसके शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर है। सिकंदर का अरस्तु क्या था? गुरु था। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? तो विश्व विजेता सिकंदर है, वो अरस्तु का क्या था? शिष्य था। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के अरस्तु है, इसको राजनीति विज्ञान का जनक, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता भी कहते हैं। अरस्तु को क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु को उसके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से? अरस्तु का प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, जो कब लिखा गया था? 352 ईसा पूर्व में। पॉलिटिक्स, अरस्तु का ये पॉलिटिक्स ग्रंथ है वो सर्वाधिक प्रमुख है। अरस्तु को इस पॉलिटिक्स ग्रंथ के नाम से ही या इस ग्रंथ के कारण से ही क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसकी रचना इन्होंने 352 ईस्वी पूर्व में की थी। इस बात का ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स की रचना है 352 ईसा पूर्व में की थी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। मतलब राजनीति विज्ञान को
सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? सर्वोच्च विज्ञान कहा था। या राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा था? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। अरस्तु ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने अपना एक विद्यालय या विश्वविद्यालय खोला था, लिसियम, जिसे प्लेटो का हमने पढ़ा था एकेडमी। वैसे अरस्तु की जो शैक्षणिक संस्था है या विद्यालय है उसका नाम क्या है? लिसियम नाम है। क्या नाम है? काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लिसियम नामक जो शैक्षणिक संस्था वो किसकी थी या उसकी स्थापना किसने की थी? तो लिसियम जो शैक्षणिक संस्था है इसकी स्थापना अरस्तु ने की थी। और कब की थी? तो 335 ईस्वी पूर्व में। कब की थी? 335 ईस्वी पूर्व में। इस बात का ध्यान रखना है। कब की थी? 335 ईस्वी पूर्व में। प्लेटो की एकेडमी था। तो अरस्तु की जो शैक्षणिक संस्था या विद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम क्या था? लिसियम था। स्थापना कब की थी? 335 ईस्वी पूर्व में की थी। अरस्तु ने आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, स्वविदेशीय और विश्लेषणात्मक मतलब अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का सर्वोच्च विज्ञान कहा था। और इसने आगमनात्मक, सौदेश्यपूर्ण का मतलब होता है हम जिस काम को कर रहे हैं उसका हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में इन्होंने वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उसका प्रयोग किया था। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने प्लेटो के बारे में ये पढ़ा, अरस्तु के बारे में पढ़ा। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के जो तट है उसमें इस्टिग्रा नामक तट पर हुआ था। इनके पिता वो चिकित्सक डॉक्टर थे। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। प्लेटो के गुरु नाम सुकरात था। अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर था जो विश्व विजेता थे। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने पॉलिटिक्स जो नामक रचना है इसकी स्थापना कब की थी? इसकी रचना है वो 352 ईस्वी पूर्व में की थी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था, सर्वोच्च विज्ञान। और लिसियम नामक इनकी क्या थी? शैक्षणिक संस्था या विद्यालय था, जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 335 ईस्वी पूर्व में की थी। और इनकी जो पद्धति है अध्ययन करने की वो आगमनात्मक और स्वदेशीयपूर्ण, ये क्या थी? वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम अरस्तु का अध्ययन करें तो इससे पहले हम आदर्शवाद है जो हमने प्लेटो को पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि प्लेटो आदर्शवादी था, अरस्तु है ये भी। तो आदर्शवाद का विचार हम देख लेते हैं। जो विचारक अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं। जो विचारक अपना विचार अमूर्त, एक तो मूर्त होता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष, और अमूर्त होता है जो अप्रत्यक्ष, जो हमारे को दिखाई नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जो विचारक अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं वही आदर्शवादी होते हैं। राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। राज्य और समाज दोनों को ही क्या करते हैं? प्राथमिकता प्रदान करते हैं। और जो चाहिए शब्द है इस पर अत्यधिक क्या करते हैं? बल देते हैं। प्लेटो अरस्तु दोनों ही क्या थे? प्लेटो और अरस्तु दोनों ही वैसे क्या थे? आदर्शवादी विचारक। हालांकि इसने राजनीति विज्ञान में नवीन जो पद्धतियां हैं, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है, उसका प्रयोग किया था। परंतु प्लेटो और अरस्तु दोनों ही क्या है कि उन्होंने चाहिए जो शब्द है इसका अधिक प्रयोग किया था। और राज्य और समाज दोनों को इन्होंने क्या दी थी? प्राथमिकता दी थी। अब अध्ययन पद्धति, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति। किसकी अध्ययन पद्धति? अरस्तु की अध्ययन पद्धति। और अरस्तु की अध्ययन पद्धति है वो क्या है? स्वदेशात्मक पद्धति है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को क्या कहते हैं? स्वदेशात्मक। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। और इसको स्वदेशात्मक पद्धति क्यों कहते हैं? अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य, अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक अध्ययन पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य क्या होता है? किसी वस्तु का उद्देश्य है वो
पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है उसे क्या कहते हैं? स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं, क्योंकि स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति में वस्तु का उद्देश्य क्या होता है? पहले ही हमारा निर्धारित होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका हमारा क्या है? ये उद्देश्य है। स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। ये जो स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति है, इसमें जो संपूर्ण है संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति है, स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति में संपूर्ण की कल्पना कि पहले हम क्या कर लेते हैं? पूरा किसी भी वस्तु के पूर्ण रूप की कल्पना करते हैं हम। जिस प्रकार से बीज से पहले स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति में बीज से पहले किसी कल्पना की जाती है? वृक्ष की जाती है कि ये देखो ये वृक्ष है, अब ये वृक्ष है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इस वृक्ष का निर्माण है वो किससे हुआ है? इस बीज से हुआ है। तो स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति का मतलब यही होता है, वस्तु से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित है कि इस वस्तु है, इसका उद्देश्य यह है, और इसमें संपूर्ण पहले हम उस वस्तु में संपूर्णता पर जाते हैं और इस प्रकार से कल्पना की जाती है कि वृक्ष है और इस वृक्ष का निर्माण कैसे हुआ है? ये पूरा वट वृक्ष है और इसका निर्माण किससे हुआ है? बीज से हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले किसकी कल्पना की जाती है? वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तु ने स्व-उद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। इसीलिए अरस्तु ने कहा है राज्य क्या है? व्यक्ति से पहले। ये परिभाषा किसकी है? राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति से प्रथम है। ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु की है। क्यों? क्योंकि अरस्तु है ये स्व-उद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति से क्या करता है? अध्ययन करता है, और इसीलिए ये क्या है भाई? संपूर्ण है, वस्तु की जो संपूर्ण है उसकी ये कल्पना करते हैं पहले, और इसलिए इन्होंने कि भाई राज्य है उसका वो व्यक्ति से क्या है? पहले है, क्योंकि ये वृक्ष को भी पहले क्या मानता है? बीज से पहले मानता है, और बीज को क्या मानता है? बाद में मानता है। तो राज्य को व्यक्ति से पहले किसने बताया? किसने बताया है? अरस्तु ने बताया है। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, ये भी इसकी कोटेशन है। राज्य मनुष्य की पूर्वगामी है। राज्य मनुष्य की पूर्वगामी है। राज्य मनुष्य की पूर्वगामी है, तो ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु की है। इस बात का ध्यान रखना है। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, राज्य वो मनुष्य का पूर्वगामी है, और ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु की है। इस बात का ध्यान रखना है। अब राज्य, अरस्तु का राज्य से संबंधित है, क्या विचार था, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के बारे में अरस्तु है, इसकी क्या विचार थे। राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। राज्य के विकास का क्रम है सबसे पहले परिवार, फिर ग्राम, मतलब व्यक्तियों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? परिवार का। परिवारों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? ग्राम का। और गांवों से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ है? राज्य का। तो अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य है वो क्या है? स्वाभाविक है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? स्वाभाविक है, प्राकृतिक है व आंगिक है। वह आंगिक है, मतलब मनुष्य का जो संपूर्ण अंग है वैसे आंगिक है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है व आंगिक संस्था है। आंगिक संस्था है। राज्य समुदायों का समुदाय है। राज्य समुदायों का समुदाय है,
तो ये भी किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। राज्य वो क्या है? समुदायों का समुदाय है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया। राज्य परिवार, व्यक्तियों के मिलने से परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य। तो अरस्तु ने राज्य को क्या कहा है? राज्य वो समुदायों का समुदाय है। अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है, अरस्तु ने इस बात को माना है कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो राज्य नामक जो संस्था है इसी में संभव है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। ये बात अरस्तु मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास है वो किस में? राज्य में संभव है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास नहीं होगा। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। अरस्तु इस बात को मानता है कि राज्य नामक जो संस्था है उसी में व्यक्ति का क्या होता है? पूर्ण विकास होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास है वो नहीं होगा। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व किसके लिए है? जीवन के लिए। अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व है वो किसके लिए है? जीवन के लिए है। अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राज्य का अस्तित्व किसके लिए है? जीवन के लिए है। और राज्य वो अच्छे जीवन के लिए और अपने नागरिकों का अच्छा जीवन है। नागरिकों का जो संपूर्ण अच्छा जीवन है वो किस में? राज्य में ही निहित होता है। अगर राज्य नाम की संस्था नहीं होगी तो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास नहीं होगा और व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाएगा। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, ये बात अरस्तु कहता है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, ये तो अरस्तु की प्रमुख परिभाषा है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वह पशु है या देवता। नहीं रहता, या तो वह पशु है या देवता। इस बात का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या क्या है? देवता है। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या क्या है? देवता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है। अरस्तु कहता है राज्य क्या है? नैतिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैतिक संगठन है। और जो राज्य वो एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर, राज्य वो आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ है। राज्य वो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। राज्य नैतिक संगठन है और राज्य क्या है? आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। मतलब राज्य से सर्वश्रेष्ठ दूसरी कोई संस्था नहीं है। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। तो हमारे को इन बातों का ध्यान रखना है। हम पाश्चात्य विचारक जो अरस्तु है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अरस्तु के बारे में, अरस्तु का जन्म है वो कब हुआ था? अरस्तु है इसकी जो आदर्शवाद के बारे में अध्ययन किया। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है स्वदेशात्मक, उस अध्ययन पद्धति का हमने अध्ययन किया। और अरस्तु के राज्य संबंधित क्या विचार है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम अरस्तु के बारे में आगे वो विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।